हेलो स्टूडेंट। ज्ञान दृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है वो हम लोग कूलॉम्स लॉ के साथ ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हम लोगों ने फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया था। और फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल का मीनिंग ही होता है कूलॉम्स लॉ। ठीक है। कूलॉम्स लॉ में हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर दिया था। कहीं ना कहीं मैंने 5 या 6 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, इसकी जो प्रीवियस क्लास थी। आज हम लोग ये देखेंगे, फोर्स देखेंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम का किसी इंडिविजुअल चार्ज के साथ। ठीक है ना, यानी कि कूलॉम्स लॉ का थोड़ा सा इलोबरेशन फॉर्म ही है। ठीक है ना, तो चलिएगा हेडिंग डाल लेते हैं। आज के लिए हमारा ये 7 पॉइंट होगा। पॉइंट भी आप याद रखेंगे कौन से हो रहे हैं। 7 नंबर का जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे फोर्स बिटवीन अ चार्ज क्यू नॉट एंड अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा फोर्स फोर्स between Q naught and a system of, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, इसको इरेज कर लो। फोर्स between a charge Q naught and a system of n charges। ठीक है, फोर्स बिटवीन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस एंड अ इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी ज्योमेट्री बना लेते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी हमारी वो हम बता दे रहे हैं। कुछ एन चार्जेस का एक सिस्टम ले रहे हैं, मतलब स्पेस में कुछ चार्ज रखे हैं, सपोज Q1, Q2, Q3, ऐसे Q4 और डॉट 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 करते 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 Qn। इस टाइप से ऐसे चार्जेस सिस्टम रखे हुए हैं आपके स्पेस में। ओके, और इसको एक बॉडी के अंदर हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज ये ऐसी कोई एक बॉडी थी, ऐसा कोई एक सिस्टम था जिसमें कितना चार्ज रखा है, n नंबर ऑफ चार्जेस रखे। ओके, अब इस बॉडी से एक कुछ डिस्टेंस r पर हमको क्या लेना है, एक चार्ज लेना है दूसरा Q नॉट। एक और चार्ज ले रहे हैं हम लोग, कितना, Q नॉट। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हमें इस बॉडी से और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस का पता होना जरूरी नहीं है। हमको पता होना चाहिए ये जो चार्ज पार्टिकल यानी कंपोनेंट जो चार्जेस है ना इस सिस्टम के, उसके इंडिविजुअल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं Q1 की बात करूं तो ये सपोज R1, Q4 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी R4। ठीक है, और Qn की बात करूं तो ये हो जाएगी Rn, और Q2 की ऐसी बात करें तो ये हो जाएगी R2, और Q3 R3। ठीक है ना, यानी कि सभी चार्ज पार्टिकल से इंडिविजुअली डिस्टेंस हमें पता हो गई। ओके, अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब फोर्स निकालते हैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर में अगर आपको मल्टीपल चार्ज सिस्टम या मल्टीपल फोर्सेस मिल जाएं, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर सम से आता है। और यही होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर हम लोग कहने का मतलब है एक सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी कि कोलंबियन फोर्स। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, सीधा सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देंगे। फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, फ्रॉम सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, इस थ्योरम ने क्या कहा गया है, इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर आपको इंडिविजुअल फोर्सेस पता है बहुत सारे चार्ज सिस्टम में, तब आप रिजल्टेंट निकालने के लिए उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, द नेट फोर्स बिटवीन द चार्ज Q नॉट एंड a charge system, a n charge system is equal to the vector sum of the individual forces between them। यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो इंडिविजुअल फोर्स है उनका वेक्टर सम होगा। दैट इज, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नेट फोर्स जो F आएगा, F इक्वल टू द F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एन वेक्टर। ठीक है ना, यानी कि सभी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स है उनका क्या आ जाएगा, ये वेक्टर सम आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, एक एक फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक एक फोर्स को क्या करने का मतलब है, आपको सीधा पता है ना कि कूलॉम्स लॉ लगा दीजिएगा। यानी कि अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 आपका आ जाएगा Q1 और Q0 के बीच का फोर्स। वो कितना होगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ
नाउ फ्रॉम फिगर से देख लीजिएगा, एक-एक आपको डायरेक्शन भी पता है, देखिएगा फ़ोर्स की डायरेक्शन भी पता होगी, किधर होगी, रेडियली होगी ना। रेडियली से क्या मतलब होता है कि या तो ये क्यू नॉट चार्ज इन किसी चार्ज एक किसी के पास आएगा, अगर इंडिविजुअल देखें, सपोज़ मैं Q1 की बात करूँ, या तो Q1 इस क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, ठीक है ना? लेकिन ये रिपेल करेगा क्योंकि Q1 ये सारे के सारे मैं पॉज़िटिव लेके चलता हूँ और क्यू नॉट आपका वैसे ही पॉज़िटिव होता है, ओके? तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी एफ वेक्टर इक्वल टू द F1 वेक्टर। F1 कितना हो जाएगा जरा देख लीजिएगा, K कांस्टेंट वही लगा दो, Q1 Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, यही तो होता है ना वेक्टर फॉर्म इसका, और वेक्टर फॉर्म हमने बताया भी था आपका। उसके बाद प्लस F2 की बात करो तो ये हो जाएगा K Q2 Q नॉट अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, ओके? ऐसे ही डॉट, 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 डॉट करते ले जाइएगा और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉरी Fn, Fn कितना हो जाएगा K कांस्टेंट तो एक ही है, Qn Q नॉट अपॉन Rn का होल स्क्वायर इनटू Rn कैप, ठीक है ना? जरा देख लीजिएगा विजुअल हो रहा है ना सारा का सारा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन मिले तो कॉमन ले लीजिएगा, बाद बाकी आप ऐसे ही किसी सिग्मा नोटेशन में सेट कर दीजिएगा, ठीक है? इसको देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नाउ नाउ F इक्वल टू द या F वेक्टर इक्वल टू द, इसको जरा सही लिख दें वेक्टर को, F वेक्टर इक्वल टू द कितना हो जाएगा? K कॉमन आ रहा है, पीछे से देखो जरा, सब में से K कॉमन आ रहा है, K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके? और Q नॉट कॉमन आ रहा है, ठीक है? इतना कॉमन आ रहा है, बाद बाकी रख दीजिएगा इसमें ही। कितना कॉमन है K और Q नॉट, बाद बाकी आप ब्रैकेट में ही रख दीजिएगा, कितना कितना पहले में बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और यहाँ पर R1 कैप, ठीक है ना? ये जितना भी डेटा दे रहा हूँ ये सारा का सारा ना न्यूमेरिकल हेल्प में न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना? उसके बाद प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस R2 कैप, ठीक है ना? प्लस डॉट, 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 अब आप लास्ट वाला टर्म लिख दीजिएगा, लास्ट वाला क्या था? Qn अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप, ठीक है? अब आपको पता है ना ये एडिशन लगा है ना, इसको खत्म करके आप सिग्मा नोटेशन में या सिग्मा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, कैसे? F इक्वल टू द K Q नॉट बाहर रख लीजिएगा, अब आप सिग्मा यहाँ पर Qi अपॉन Ri का होल स्क्वायर इंटू Ri कैप। I is start from 1 and terminate to n, कोई एक नंबर, ओके? तो ये आपका हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम इन टर्म्स ऑफ कूलोम्बियन फोर्स, ठीक है ना? तो कूलोम्बियन फोर्स के टर्म में ये सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी आ चुकी है, ओके? यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद फोर्स का ही एक और नया फॉर्म लेके आएंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, ओके? वो फंडामेंटल था। उसके बाद फोर्स बिटवीन अ अनचार्ज पार्टिकल सिस्टम एंड अ सिंगल चार्ज क्यू नॉट, ओके? वो अभी अभी देख लिया। अब आप कुछ देखेंगे इसमें कि आपके पास ना एक ऐसी बॉडी होगी जो कंटिन्यूअस चार्ज होगी, यानी कि पॉइंट चार्ज ना होके एक चार्ज बॉडी होगी, कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपके पूरा का पूरा कंटीन्यूअस चार्ज है, ओके? और दूसरी हो सकता है सिंगल बॉडी पॉइंट चार्ज हो या वो भी बॉडी हो, ओके? तो ये देखने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यानी कि अब आपका 8th पॉइंट आएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, नया पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके? डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है? ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? नहीं तो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके? देखिएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना 3 टाइप से होता है, क्योंकि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो वो हमारे देखने के लिए 3 तरह से दिखाई देती है। या तो कोई ऐसी बॉडी होगी जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में ले आएँगे, या कोई ऐसी बॉडी होगी जिसमें सरफेस एरिया दिख रहा होगा, जैसे कोई प्लेट हो गई, कोई रेक्टेंगल शेप हो गया, है ना? 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में अगर ऐसा कुछ हो जाएगा
जिसमें लेंथ एंड विड्थ दोनों ही ज़्यादा हैं, तो वो आपकी 2D में क्या बन जाएगी? सरफेस एरिया। लेकिन लेंथ, विड्थ एंड हाइट अगर तीनों ही बहुत मेज़रेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, तब हम लोग यानी कंसिडरेबल फॉर्म में हैं, तब हम लोग उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो जब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है, तो बॉडी का जो शेप होता है ना जो अगर लेंथ में है शेप, तो हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और अगर सरफेस एरिया में है, तो हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और अगर वॉल्यूमेट्रिक में चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीनों को लिख लेते हैं, एक-एक पॉइंट वाइज़ पॉइंट। ए पॉइंट होगा इसका कितना? लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब होता कैसे इसमें एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो चलिएगा, नेक्स्ट पेपर पर ए पॉइंट डाल दे रहा है यहाँ पर। क्या है हमारा ए पॉइंट? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? ज़्यादा ऊपर हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब आपका चार्ज किसी लेंथ फॉर्म में हो, कहने का मतलब है सपोज़ ये एक बॉडी थी इस टाइप से, ये बॉडी है, इसका देखो, ये रॉड के फॉर्म में लग रही है और इसको क्या दे दिया गया है? चार्ज दे दिया गया है, ठीक है ना? सपोज़ प्लस चार्ज दिया गया, तो जब प्लस चार्ज दिया गया तो इसके पूरी लेंथ पर कंटीन्यूअसली फैल जाएगा वो बॉडी पर चार्ज, ठीक है ना? अगर इसकी लेंथ L है और इसको चार्ज कितना दिया गया है? कहीं से ले जाके Q, कहीं से लाके Q चार्ज दिया गया है। तो जब हम लोग इस पर Q चार्ज देंगे तो इसकी जो डेंसिटी आएगी, डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखो लेंथ में है तो पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहने का मतलब अगर डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू द चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, कितना हो जाएगा? चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, इसको एक और फॉर्मेशन में लिखते हैं। कैसे? अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, कहने का मतलब है यहाँ पर एक और बात देखी जाती है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे चार्ज भी इसमें इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है। कैसे? लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू द, आप ध्यान रखिएगा, अगर कांस्टेंट सिस्टम है तो Q अपॉन L, अगर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है चीजें तब आप कैसे लिखोगे? लैम्ब्डा इज इक्वल टू द dq ओवर dl, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे, ठीक है ना? और यहां से जो चार्ज निकालने का तरीका होता है वो कैसे लिखोगे? dq इक्वल टू द dl इंटू लैम्डा। यहां से और कैसे लिख दोगे? dq इक्वल टू द लैम्डा इंटू डीएल, यही डिफरेंशियल आपका इंटीग्रल बन जाएगा। ओके, तो कहीं पर चार्ज निकालने का, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है तो वहां पर चार्ज निकालने का जो तरीका आएगा वो यहां से आएगा। लैम्डा इक्वल टू द क्यू अपॉन एल, ये तो कांस्टेंट सिस्टम के लिए है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम अगर कहीं मिल रहा है तो उसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म यूज करोगे। ओके, तो ये डेंसिटी तो एक ही बार में निकल आएगी क्यू अपॉन एल, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस वो कहते हैं चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है बॉडी, तो ऐसे सिस्टम के लिए आप लोगों को ऐसे चार्ज निकालना पड़ेगा। डी क्यू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है? इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू द इंटीग्रल लैम्डा डी एल, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बी पॉइंट हो जाएगा क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें आपका सरफेस एरिया हो। सपोज कोई हम लोग रेक्टेंगल प्लेट ले रहे हैं या स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगल इस टाइप से प्लेट ले रहे हैं और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? चार्ज दिया है, हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दे रहे हैं। ओके, आप लोग जो मर्जी आए वो चार्ज देना,
नेगेटिव दे देना, पॉजिटिव देना, लेकिन इनटू और डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ मत सोचिएगा अपने मन में, ठीक है? इनटू वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बताएंगे। चार्ज के सिंबल प्लस और माइनस ही होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अगर इसका सरफेस एरिया, अगर सपोज इस पे चार्ज दिया गया है Q और इसका सरफेस एरिया A है, तब यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, और वो कितनी होती है जरा देख लीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसको हम लोग रो सॉरी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन एरिया। ये तो कांस्टेंट के केस में हो गया, ठीक है ना, जब कांस्टेंट सिस्टम होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है चार्ज या एरिया में, तब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल यूज करते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू द डिफरेंशियल फॉर्म डी क्यू ओवर डी ए। अब यहीं से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चार्ज? जरा देख लीजिएगा। डी क्यू यानी कि इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू द, इस डी ए को इधर ले जाओ, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है? और ये हो गया इंटीग्रल। यहाँ पर आपको लिमिट दिया जाएगा, एरिया बताया जाएगा, या एरिया निकालने के लिए कुछ लिमिट दिया जाएगा, तब आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है? सपोज कुछ ही डायमेंशन के साथ एरिया, एरिया की डायमेंशन के साथ अगर चार्ज चेंज हो रहा है, तो वहां पर आप लोग ऐसे चार्ज निकालेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर इतना याद रखेगी आप, ठीक है? तो ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सी पॉइंट एक और रह गया आपका। सी पॉइंट आता है क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें एक वॉल्यूम सिस्टम लेना पड़ेगा। वॉल्यूम आप चाहो तो एक स्फीयर ले लो, लेकिन हम लोग ना क्यूब ले रहे हैं। क्यूब आसान है यहाँ पर समझाना, ठीक है? तो एक क्यूब ले रहे हैं इस टाइप से, और ये क्यूब आपने चार्ज कर दिया है। कहीं बाहर से आप चार्ज लेके आए और इसको कितना चार्ज कर दिया? सपोज पॉजिटिव चार्ज दे दिया क्यूब, ठीक है? जो इसकी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है? कितना चार्ज लेके आए थे? क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना है? V। तब यहाँ पर आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काउंट की जाएगी। कितना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? वो कितना हो जाएगा? इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू द वॉल्यूम चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? रो इक्वल्स टू द चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है जो कि है अपने पास, ये तो कांस्टेंट के लिए होगा, तो इसी को हम लोग कैसे लिख लेंगे? और रो इक्वल टू द डिफरेंशियल फॉर्म डी क्यू ओवर डी वी। अब यहां से चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है। डी क्यू इज इक्वल टू द इंटीग्रल के फॉर्म में, ठीक है? ये इंटीग्रल है, इक्वल टू द रो डीवी, ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको डायमेंशन दी जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा अपनी लिमिट को, ठीक है ना? इसको आपको पता है ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रल की भी मैं एक क्लास ले चुका हूँ। वो जब तक नहीं आपको क्लियर होगी, तब तक आपको यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो इतना आप याद रखिएगा इस सारे सिस्टम को। तो हमारे तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ चुके हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जब आपके पास, हमने अभी कहा ना, कूलॉम्स लॉ तो बिटवीन टू चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में था। लेकिन अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे कोई रॉड है, कोई सिलेंडर है, या कोई स्फीयर है, या कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस शेप में कोई बॉडी है, और एक छोटा-सा पॉइंट चार्ज उसके पास लेके जाएँगे, तो फोर्स तो वहाँ भी लगेगा। लेकिन उसके मेज़रमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज का पता होना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चार्ज गया होगा, ठीक है ना? तो अब वहाँ पर नई हेडिंग आपकी आ जाएगी, क्योंकि 7 पॉइंट हो चुके थे आई थिंक। ज़रा देख लीजिएगा कितने पॉइंट हो चुके थे? 8, ठीक है ना? ये आपका 8 पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हम लोग 9 पॉइंट की बात करेंगे इस चैप्टर में। चलिएगा 9 पॉइंट होगा, 9 पॉइंट लिख लीजिएगा। कितना? फोर्स बिटवीन अ कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी एंड अ पॉइंट चार्ज Q नॉट, ठीक है ना? तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर।